अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले नीट एग्जामिनेशन के लिए केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कम दिनों के अंदर हम रिवाइज कर लें या पढ़ लें, उससे हमारे सर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए, तो आपके इस समस्या का हल लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स रखने वाला हूँ, कुछ 40 टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री से, जिन्हें अगर आप कर ले जाएंगे तो मुमकिन है कि 150 प्लस आपके नंबर ज़रूर आ जाएंगे। मेरा नाम है दीपक कुमार गुप्ता, आकाश इंस्टीट्यूट से। तो चलिए हम अपने टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। और देखा गया है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए थे, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहला चैप्टर है 11th क्लास का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। मोल कॉन्सेप्ट भी जिसे हम लोग कहते हैं, हमारा बेस है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक को आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में से, तो आप देख सकते हैं कि जो सांद्रता पद हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, उससे आपको पिछले 5 साल में 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको देखने को मिला है कैलकुलेशंस ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन, यानी कि आपसे एग्जामिनर चाह रहा होगा कि आप अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल्स, इन सभी के बारे में आप बता दीजिए कि कितनी उनकी गणना है। उससे आपको कितने क्वेश्चंस मिले हैं? 3 क्वेश्चंस आपको मिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को पता है, अगर आपने पढ़ा है, क्वांटम नंबर्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं अपने आप में। क्यों? क्योंकि वो इसी चैप्टर के नहीं, पीरियोडिक टेबल की भी नींव रखते हैं आपके सामने। तो क्वांटम नंबर से आप देख सकते हैं अधिकतम संख्या में क्वेश्चन से 7 क्वेश्चंस आए हैं क्वांटम नंबर से, क्वांटम संख्या से। आपको पता है किस प्रकार के होंगे? एन, एल, एम, एस के ऊपर कुछ बात की जा रही होगी, उनकी गणना करने के लिए कहा जा रहा होगा। अगली बात है फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलभूत कण। उससे आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं? 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब समझ गए आप? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में कुछ न कुछ थ्योरी से, या हो सकता है किसी साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया हो, वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे गए हों। यहाँ पे आप देखेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, अपने आप में 3 क्वेश्चंस लेके रखा हुआ है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रखे गए हैं, और आप देख सकते हैं सबसे अधिकतम क्वेश्चन की संख्या ही इन्हीं में से है। तो यानी कि पहले 2 चैप्टर में से आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने नज़र आ रहे हैं। बच्चों, क्वांटम नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्रता पद इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसी चैप्टर का नहीं है, वो विलियन सोल्यूशन चैप्टर में भी आपको काम करेगा, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए हम लोग अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फेवरेट टॉपिक आया है इनऑर्गेनिक में से पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आप देखेंगे भाई, पीरियोडिक टेबल से हमेशा कुछ इधर उधर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि हमेशा एक अलग अलग टॉपिक चूज़ किया जाता है। अभी हमने देखा लास्ट 5 साल में सबसे ज़्यादा कोई अगर टॉपिक रिपीट हुआ था तो वो था आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा से 3 प्रश्न हैं लास्ट 5 साल में। तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल से सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है, लेकिन आयनन ऊर्जा खास करके अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो मुमकिन है आयनाइजेशन ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से आपको इस साल एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। मुझे लगता है वहाँ से भी आ सकता है। आगे चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में से आपको देख रहे हैं आपके पास व्यस्पर थ्योरी, वीबीटी और संकरण। देखिए कहीं ना कहीं संकरण को आप कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते, संकरण कहीं पे भी जा सकता है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, बेसिक्स हमारे पास रखता ही है। तो यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यानी कि ये 3 टॉपिक्स तो हमें आने ही चाहिए। इससे तो कोई नहीं भूल सकता, या सही कह रहा है ना, एमओटी को कोई भूल सकता है? आणविक कक्षीय सिद्धांत को कोई नहीं भूल सकता। 4 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, काफ़ी ईजी है। बच्चा परेशान मत होइए, अपने जो टीचर्स के नोट्स हैं एक बार उन्हें ज़रूर देखिए। आखिरी समय पर आपके लिए वो रामबाण टॉनिक बनेंगे, आपके लिए एकदम कह सकते हैं आपकी एकदम जड़ी बूटी जैसा साबित करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायपोल मूवमेंट के साथ द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम कहते हैं, 4 क्वेश्चंस लेकर आया है। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर भी रहता है, तो आप देख सकते हैं उसके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एमओटी ज़रूर पढ़ना है, डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं आपको, वेस्पर, वीबीटी और संकरण के बारे में तो बिल्कुल खासकर पढ़ के ही जाना है। ये आपका होता है केमिकल बॉन्डिंग में से।
आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगेन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ये कह देना कि एग्जामिनेशन में यहाँ से इस बार क्या आएगा वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, बट फिर भी आखिरी 5 साल में, लास्ट 5 ईयर्स में हमने क्या देखा था, हमने देखा कि उष्मागतिकी की जो नियम है और एंट्रोपी के बारे में जो बात की गई है, वहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एंट्रोपीज को ज़्यादा ध्यान में रखा गया था। तो ऐसा रखता है कि जो स्लॉट है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी, उन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है आपके पास में एक आध टॉपिक अगर आप मुझसे और पूछना चाहें तो बेटा ये देखिए कि आपके पास जो रासायनिक उष्मागतिकी है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, अपन चलते हैं आगे की तरफ, और खासकर एक फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा, डेल्टा यू वाला, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसे भी जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे चलते हैं इक्विलिब्रियम साम्य के साथ में, और साम्य ने नाम लेते ही समझ में आता है केसी केपी तो नहीं छोड़ सकते, उससे क्वेश्चंस आते ही हैं। 4 क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक बफर और केएसपी, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। केएसपी से बच्चा सीधे या फिर घुमा कर कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई भी आपको लवण या सॉल्ट दे दिया जाएगा, उसके बारे में बात कर ली जाएगी तो डायरेक्ट केएसपी है, या फिर हो सकता है कोई कॉमन आयन इफेक्ट लगा के भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसकी सांद्रता दे दिया जाए, कैसे भी करके वो आपसे क्वेश्चन घुमा सकते हैं। तो उन दोनों ही सभी टॉपिक्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, इस बात का ध्यान रहे। अगला चैप्टर है रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, ये अलग नहीं हैं, ये दोनों एक हैं, कि 2 लोग नहीं हैं, ये एक हैं। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको हमेशा एक साथ पढ़ना चाहिए, बिकॉज दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं एक दूसरे से। तो हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके सामने, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हमने रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन आपका यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कर पा रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। वो सभी प्रकार के प्रश्न इसमें रखे गए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर्स वाले जो क्वेश्चन हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले प्रश्न होते हैं, वो भी 4 क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जामिनेशन में, कि 4 क्वेश्चंस आए हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर क्या कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं? बेटा आपको नर्स्ट इक्वेशंस अच्छे से पता होनी चाहिए और ई नॉट सेल निकालना आपको आना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अपनी जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज उसके बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नहीं हिला सकते। वहीं से पता चलता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, किसके अपचयन की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है ना, ऑक्सीकरण की किसकी ज़्यादा है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को हम उस सीरीज से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आपके पास में और टॉपिक्स भी रखे गए हैं, हमने ईएमएफ वाला क्वेश्चन रखा गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल याद होनी चाहिए, कहने का ये तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ से 8 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जान है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, आपको पता होनी ही चाहिए। अगली बात करते हैं हम फैराडेज का लॉ। फैराडेज का लॉ बिल्कुल बहुत कारगर होता है। फैराडे का लॉ किस प्रकार से, मुझे उम्मीद है अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन होगा तो वो आपकी विद्युत अपघटनीय जो प्रक्रम है, प्रोसेसेस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, से आपके पास में फैराडे से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि फैराडे का लॉ और इलेक्ट्रोलाइसिस को कंबाइन करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा लगते हैं अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है हमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और अगला चैप्टर हमारे पास में आया है सॉल्यूशंस विलियन। मैं पहले से बता चुका हूँ, सांद्रता पद को मैंने यहाँ नहीं रखा है क्योंकि वो मोल कॉन्सेप्ट में जा चुका है, उसको ज़रूर करिएगा, बिकॉज उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म, बच्चा लास्ट 5 साल में इन्हीं पे क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कुछ भी पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको पता होनी चाहिए। वहाँ से 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट के 5 सालों में। अगला है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आपसे बात करते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं अर्हेनियस एंड कोलिजन। चैप्टर का जो आखिरी सिरा है
वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 7 क्वेश्चंस आए हैं वहां से, यानी कि अर्हेनियस थ्योरी, अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस के जो ग्राफ प्लॉटिंग होती हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप क्या होता है, किसके पर्सपेक्टिव क्या ग्राफ है, वाई एक्सिस पे कौन है, एक्स एक्सिस पे कौन है, ग्राफ ट्रेसिंग क्या होती है, सारे क्वेश्चंस को रखा गया है आपके सामने, जिसे हम कह रहे हैं अर्हेनियस एंड कोलिजन थ्योरी। 7 क्वेश्चंस रखे हैं लास्ट 5 सालों में। रेट एंड रेट लॉ, यहां से सिंपल आरओआर, दर का नियम, इस प्रकार के जितने क्वेश्चंस होते हैं, यहां पे सांद्रता दे दी, दूसरे की पूछ ली, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां पर। अगला है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहां पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, टी हाफ अर्ध आयु निकालने के लिए भी आ सकती है, आपके पास में ग्राफ आ सकते हैं, यहां से कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिलेबस में है ही क्या, 0 और फर्स्ट, शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं 2 ही तो हैं हमारे पास में। अगला आता है पी ब्लॉक, आप लोगों के लिए बड़ा ही एक संशय का मुद्दा बना हुआ है। जितने भी पेपर हुए हैं बड़ी समस्या रही है, सर पी ब्लॉक का क्या करें, पूरा पढ़ लें या आधा पढ़ें या कंपाउंड्स पढ़ के जाएं, रिएक्शंस पढ़ें या ना पढ़ें। देखिए बच्चों, पेपर मैं तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैंने एनटीए का जो वेबसाइट है जहां पे उन्होंने लिखा है, सिलेबस बताया है, वहां पर उन्होंने कंपाउंड्स को नहीं रखा है, इंक्लूड नहीं किया है। और आपको और प्रूफ दे सकता हूं इस बात से कि आप देख सकते हैं जनवरी में जेई मेन हुआ है और अभी अप्रैल में भी जेई मेन हुआ है, किसी भी पेपर में उन्होंने पी ब्लॉक के जो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स थे उनको नहीं पूछा है। तो आप देख सकते हैं कराने वाली एजेंसी सेम ही है, तो उम्मीद करते हैं नीट में भी नहीं आएगा, तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। क्या पढ़ के जा सकते हैं आप लोग, मेरे हिसाब से आप वहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक जितना भी आपको दिया गया है, आपका हर ग्रुप जो चालू होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक, ठीक है, वहाँ तक आप पढ़ सकते हैं सेफ साइड रहने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 5 पूछे गए थे, तो पहले तो ये था, लास्ट ईयर से इस सिलेबस में नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ, और अगला है वही बात है, पी ब्लॉक से ही क्वेश्चंस की बात चल रही थी तो मैंने आपको समझा ही दिया है। आईपी इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स जो हमें आप बात कर रहे हैं आईपी के बारे में, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में और हाइड्राइड्स के बारे में। तो यहाँ से पहले क्वेश्चंस आए हुए थे। बात करते हैं डीएनए ब्लॉक, यहाँ से कुछ नहीं कटा है, अपने मन में ये विचार मत रखिए डीएनए ब्लॉक से कुछ नहीं हटा है, सब इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस आए हैं 6, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एंड एलिमेंट से आए हैं 7, यानी कि बच्चे यहाँ कुछ सेपरेशन नहीं है, डीएनए ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी के लाइनर्स अच्छे से करने पड़ेंगे, वहीं से क्वेश्चंस आएगा। आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो लास्ट 5 साल में 3 क्वेश्चंस आए हैं आइसोमेरिज्म से, और आइसोमेरिज्म तो बड़ी ही आसान है, आपको पता होना चाहिए आइसोमेरिज्म के बारे में। 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट से भी कम के अंदर आप अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, वहीं से आए। चाहे तो मैं आपको अभी के अभी बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि आयन अंदर बाहर एक्सचेंज होते हैं, तो बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर। दूसरा आइसोमेरिज्म हम कहते हैं कौन सा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी कि जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो दिखाते हैं, यानी कि दोगला इंसान कभी यहाँ से अटैक करता है कभी वहाँ से अटैक करता है, इसे कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरा आइसोमेरिज्म होता है कोऑर्डिनेशन, 2 कॉम्प्लेक्स दिख जाए वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चौथा होता है आपके पास में, आपसे कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, पानी कभी अंदर पानी कभी बाहर, उसे हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। शॉर्टकट है फटाफट से चीज़ों को याद करने के लिए, और 3 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और आगे बढ़ते हैं वीबीटी थ्योरी की तरफ। वीबीटी आपसे बात करती है, 4 क्वेश्चन लेकर आई है आपके लिए, तो वीबीटी थ्योरी हम नहीं छोड़ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए वीबीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, लिगेंड्स हम सब कवर कर चुके हैं, 4 क्वेश्चंस वहां से आएंगे। सीएफटी से बच्चों आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं कलर एंड स्टेबिलिटी को लेकर, कलर आपके एनसीईआरटी में जितने हैं उतने आप याद रखिए, आयंस के भी और कंपाउंड्स के भी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के भी डायरेक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस और 4 हम बात करते हैं। अब आते हैं आपका फेवरेट टॉपिक जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर चीज़ों को अलग अलग करना नामुमकिन है, आप मानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया है। ऑर्गेनिक में क्या आप कह सकते हैं 4 चैप्टर है, 5 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, नहीं बोल सकते। मुझे लगता है 1 चैप्टर है पूरा का पूरा, बिकॉज आप जीओसी के कॉन्सेप्ट को आप रिएक्शन मैकेनिज्म में लगा रहे हैं, मैकेनिज्म को पैराग्राफ बना रहे हैं, ABCD पूछ रहे हैं, चैप्टर मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, रिएक्शन पूछते पूछते आप पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो आप कुछ भी सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे कुछ सेग्रीगेशन करके लेकर आया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर 11th क्लास का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एप्लीकेशंस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी पूछी गई है, इंडक्टिव इफेक्ट्स,
रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक जैसे आप लोग कहते हैं, उस प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 5 ईयर में। ओके, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसे आप सेपरेट भी कर सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डाल सकते हैं, ये कॉमन टॉपिक है वहाँ का। 6 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से, 6 क्वेश्चंस। मैं आपको कह रहा हूँ ऑर्गेनिक में से अगर पीओसी को उठा रहे हैं वो, तो यहाँ से उठाने के चांस 100% होते हैं, बिकॉज वो एनसीईआरटी में है, लिखित में है प्रॉपर। तो आप आराम से सभी कॉम्प्लेक्सेस को याद करके जाइए। प्रेशियम ब्लू कौन सा है, रेड ब्लड कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, किस में क्या होता है, लसानिया टेस्ट किस किस के लिए किया जाता है, सब कुछ एकदम, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ड्यूमास, जल्डाल्स मेथड, सब कुछ आपको करके जाना है। यहाँ से 6 क्वेश्चंस आए हैं आपके पास में, इस साल भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को देखो बेटा मैं सेपरेट नहीं करना चाहता, बट स्पेसिफिक रिएक्शंस कुछ ज़्यादा पूछी गई थी, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आया था, सोडा लाइम रिएक्शंस, कॉन्फर एंड वुड्स रिएक्शन, ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आपको मिला है कि 7 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, 7 क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं यहाँ से, इन्हीं कॉमन टॉपिक से बार बार उठाकर। और अगर हम आगे की तरफ चलें तो यहाँ देख सकते हैं इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओजोनोलाइसिस, KMnO4, बेयर्स रिएजेंट, पेरोक्साइड इफेक्ट, इन सभी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं यहाँ से भी। तो ध्यान रखिए कि आप यहाँ से कुछ टॉपिक्स हैं जो छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाने हैं, इनसे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। चलिए, हकल्स रूल, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, यानी कि इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस उसने उठाए हैं। हकल रूल अपने आप में एरोमेटाइजेशन को एक्सप्लेन करता है, तो ये सब क्या इंक्लूड कर रहा है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सभी तरह के कंपाउंड्स के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं आपके पास में। अगला आता है हेलो एल्केन। यहाँ से मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, सेपरेट ना करिए, बस स्पेसिफिक बता सकता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। बच्चा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से 3 क्वेश्चंस आए थे लास्ट के 5 साल में। SN1 से क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन आया था SN1 अभिक्रिया से। और आपका नेक्स्ट चैप्टर है एल्डोल, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से आपका फेवरेट एल्डोल कंडेंसेशन आया है, 3 बार आया है एग्जाम के अंदर। तो बच्चों मान के रखिए, एल्डोल आ जाता है तो कभी कैनिज़ारो आ जाता है। तो इस बार का अगर आप मुझसे जानेंगे कि सर इनमें से सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है, डेफिनेटली इन्हें तो ज़रूर करना है। इसके साथ में इनसे मिलते हुए टॉपिक ज़रूर करने हैं, मिलते जुलते, जैसे एल्डोल के साथ कैनिज़ारो का कॉन्सेप्ट है, वो ज़रूर करके जाएंगे हम लोग। SN1 के साथ हम SN2 का कॉन्सेप्ट करके जाएंगे। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है तो हम डिहाइड्रेशन की अभिक्रिया ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर उसी में आपको लेकर आ सकता है इस साल के लिए। चलते हैं हम आगे की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में सेम चैप्टर का, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। बच्चा बेंजल्डिहाइड का जो नेमिंग पार्ट है, नेमिंग रिएक्शन वाला पार्ट, उसे ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपको नेमिंग रिएक्शन में कोई भी दिक्कत है तो आपको नेमिंग रिएक्शंस की ऑलरेडी 30 मिनट्स की एक वीडियो बना दी गई है, आपको आई आइकन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी सारी नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक की कंप्लीट कर सकते हैं। चले, नेक्स्ट है अमीन्स। अमीन्स के बारे में आप बात करें, अमीन्स चैप्टर अपने आप में एक 10 स्टार वाला चैप्टर होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आगे आने वाले सारे चैप्टर में इसकी क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड बेंजीन डायazonium क्लोराइड। बेंजीन डायazonium क्लोराइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन डायazonium क्लोराइड से काफ़ी सारी रिएक्शंस जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। सैंडमेयर, गैटरमैन, आपका अराइल फ्लोराइड बना लेना HBF4 से, बेंजीन बना लेना, आपको पता है हम बेंजीन बना लेते हैं, तो वो सभी तरह की रिएक्शंस आपकी यहाँ पे कवर होती हैं। और 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ से। आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास में बायोमॉलिक्यूल्स। वाइटामिन से भर भर कर वाइटामिन की एक टेबल है, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। आप देखिए विटामिन से अकेले 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्लूकोज के लिए हमने कुछ रिएक्शंस वहाँ करते हैं टेस्टिंग के लिए कि ग्लूकोज ही है ना, इफ़ यू रिमेंबर कि हमने वहाँ पे टेस्टिंग करी है, इफ़ यू रिमेंबर राइट। तो वो सभी 4-5 जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, दैट इज़ द, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट उसका ध्यान रखना है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ गोलमाल आप कह सकते हैं, मिक्सअप कह सकते हैं कि रिएक्शंस मिक्स हो गए, पैराग्राफ मिक्स हो गए हैं, ABCD वाली रिएक्शंस आ गई हैं, कन्वर्जन्स आ गए हैं। तो बेटा मैं उसको पर्टिकुलर चैप्टर नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है हैलोजन डेरिवेटिव
डेरिवेटिव के साथ में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ कर लिया और कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख दिया एग्जाम के अंदर। तो वो सभी तरह के कन्वर्जन्स, मिक्स कॉन्सेप्ट्स, 13 क्वेश्चंस देखने गए हैं लास्ट 5 सालों में, यानी कि पैराग्राफ भी हमें आने ही चाहिए। ये तो नहीं है कि सर एक चैप्टर कर लेते हैं दूसरा छोड़ देते हैं, हो सकता है दोनों की एक रिएक्शन को कंबाइन करके आपके सामने रख दिया जाए, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखें। IUPAC कॉमन नेम्स एंड जनरल पॉइंट्स से आपको 8 क्वेश्चंस मिले हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर भी इसमें इंक्लूडेड है, कॉमन नेम्स भी इंक्लूडेड हो गए हैं, सभी तरह के और जनरल पॉइंट्स यानी कि GOC के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस अगर मिक्सअप कह सकते हैं तो वो रखे गए हैं। यहाँ पर बेसिकली ये एनालिसिस है आपके आने वाले नीट 2025 के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आप अपने नोट्स पढ़ते रहिए, इस एनालिसिस को भी फॉलो कर लीजिए, इन चैप्टर को कवर अप करके जाइए और एक बार रिविजन करते वक्त इन पर और ज़्यादा ध्यान दे देना, और साथ में अपने टीचर्स की बताई हुई बातों को ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपका नीट 25 बहुत अच्छा रहेगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।